बीए फर्स्ट सेमेस्टर की हिंदी की इस क्लास में आपका स्वागत है। यदि आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और आपके पास है सब्जेक्ट हिंदी और उसमें आपका पेपर टाइटल है हिंदी काव्य, तो ये क्लास आपके लिए ही है। यहाँ से हम हिंदी की कंप्लीट क्लासेस शुरू कर रहे हैं और ये क्लासेस आपको यूनिट वाइज मिलेंगी, यानी इकाइयों के क्रम के अनुसार मिलेंगी। हम सभी यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को समझेंगे, यानी हर एक इकाई के महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम पढ़ेंगे और हर एक यूनिट के अनुसार, हर एक इकाई के अनुसार अति लघु, लघु और दीर्घ और फिर सबसे बाद में एमसीक्यू। इस तरह से हम अपनी इन क्लासेस को ऑर्गेनाइज करेंगे। मैं आपको हर एक यूनिट के सबसे पहले वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और फिर उसके बाद लॉन्ग कराऊंगा और सबसे बाद में फिर उस यूनिट के एमसीक्यू। जैसे हम आज अपनी पहली क्लास में यूनिट 1 के वेरी शॉर्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम करेंगे शॉर्ट और फिर उसके बाद करेंगे लॉन्ग। तो जिन यूनिवर्सिटी में डिस्क्रिप्टिव पेपर आना है, यानी जिनमें लिखित परीक्षा होनी है, तो उनके लिए तो होंगे ये तीनों, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग। और वे यूनिवर्सिटी जो एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम लेंगी, उनके लिए एमसीक्यू होंगे, लेकिन वो सबसे बाद में होंगे। पहले हम पूरी यूनिट के ये तीनों फॉर्मेट कवर करेंगे और मैं आपको यहाँ पर हिंदी को बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा, जिससे आपको एक एक चीज समझ में आ जाए। देखिए, आपकी जो पहली यूनिट है उसका सिलेबस है कुछ इस तरह से। पहली इकाई में भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत आदिकालीन और मध्यकालीन हिंदी काव्य का इतिहास और इतिहास लेखन की परंपरा और विकास। और इसके अंदर आपको भारतीय ज्ञान परंपरा और हिंदी साहित्य का काल विभाजन, नामकरण और साहित्यिक प्रवृत्तियां, इन सभी चीजों को आपको पढ़ना है। मेरे कहने का मतलब हिंदी काव्य का यूनिट 1 का, इकाई 1 का ये पाठ्यक्रम है, ये सिलेबस है। इसी के आधार पर हम अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे और आपको ये सारी क्लास यूनिट वाइज मिलेंगी। सबसे पहले यूनिट 1 के क्वेश्चंस, फिर उसके बाद हम यूनिट 2 के करेंगे, यानी कहने का मतलब क्रमानुसार, इकाइयों के क्रम के अनुसार आपको कक्षाएं मिलती जाएंगी। तो चलिए, परिचय में आप ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करते हैं, इंट्रोडक्शन बहुत हुआ, अब अपनी क्लास के ऊपर आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, शुक्ल जी द्वारा लिखित हिंदी साहित्य के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं बताइए। यहाँ शुक्ल जी का अभिप्राय है आचार्य रामचंद्र शुक्ल से। तो इस प्रश्न में यह पूछ रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा जो लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसकी प्रमुख विशेषताओं को बताइए। देखिए, कहने के लिए तो ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको आंसर कुछ ऐसे बताऊंगा जिससे कि आपको चीजें याद रह सकें और ये चीज आपको लघु और दीर्घ में, यानी शॉर्ट और लॉन्ग में भी काम आए। तो आप मन में ये मत बिठाइएगा कि क्वेश्चन तो है अति लघु और आंसर देना है लघु के जैसा। नहीं, आपको उसमें से कुछ मेन चीजें याद रख लेनी है अपने प्रश्न के हिसाब से। तो आइए अब इस प्रश्न के बारे में जानते हैं। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के बहुत बड़े आलोचक और इतिहासकार थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के बहुत बड़े आलोचक थे और इतिहासकार थे, हिस्टोरियन थे, और इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास नाम की एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। और उनकी ये बुक हिंदी साहित्य का इतिहास, अर्थात शुक्ल जी का लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में एक मील का पत्थर माना जाता है। इन्होंने इसे बहुत ही वैज्ञानिक, साइंटिफिक और व्यवस्थित, यानी सिस्टमैटिक तरीके से लिखा है। शुक्ल जी द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत ही वैज्ञानिक और व्यवस्थित तरीके से लिखा गया है। आप एक बात समझिए, देखिए, आप हर चीज याद नहीं रख सकते, लेकिन इसमें से आपने यदि कुछ चीजें भी याद रख ली तो आपका काम बन जाएगा। मैं आपको बहुत आसान भाषा में ये सब चीजें बता रहा हूं, जिससे कि आपको एक एक चीज समझ में आ जाए। देखिए, वैसे तो इस क्वेश्चन में बस ये पूछ रहा था कि हिंदी साहित्य के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं बताइए जो शुक्ल जी ने लिखा है। तो हम चाहें तो 2 लाइन में इसका आंसर खत्म कर सकते हैं, लेकिन आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। भाई, इसी क्वेश्चन को बदल करके यदि लघु में दे दिया, लॉन्ग में दे दिया, तो आपकी कुछ अंडरस्टैंडिंग तो हो, आपके पास कुछ कंटेंट तो हो लिखने के लिए। तो मेरा मकसद केवल 2 लाइन में इसका आंसर खत्म करना नहीं है, मेरा मकसद है आपको चीजें समझ में आए। ये है प्रमुख उद्देश्य। आइए आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं कुछ इस प्रकार से हैं। देखिए, अभी अभी हमने समझा कि इन्होंने इसे बहुत ही वैज्ञानिक और व्यवस्थित तरीके से लिखा था, तो आप एक हेडिंग दे दीजिए, वैज्ञानिक ढंग से लिखा गया इतिहास। भाई, इनका जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, ये एक तरह से वैज्ञानिक ढंग से लिखा गया है। तो यदि आप हेडिंग डाल के लिखेंगे तो काफी अच्छा लगेगा, आपको मार्क्स ज्यादा मिलने की संभावना होती है। तो शुक्ल जी ने साहित्य के इतिहास को बिना पक्षपात के ठीक वैसे ही लिखा जैसे वो था, उसमें बदलाव नहीं किया, अर्थात तथ्य और प्रमाण के आधार पर लिखा। इसकी दूसरी विशेषता है कालक्रम के अनुसार लेखन। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य को समय के अनुसार, यानी कालों में बांटकर लिखा। जैसे उन्होंने इस समय को बांटा आधुनिक काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल में, और इन्होंने प्रत्येक काल के 2 नाम रखे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा। अब इन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल क्यों कहा? क्योंकि इस काल में ज्यादातर वीरता वाली रचनाएं होती थी। ये वो काल था जब कवि किसी राजा की प्रशंसा में या किसी युद्ध का वर्णन करते हुए वीरता वाली कविताएं लिखते थे, इसीलिए आदिकाल को वीरगाथा काल कहा गया। और इन्होंने ही रीतिकाल को कहा श्रृंगार काल, क्योंकि इसमें प्रेम और सौंदर्य की रचना ज्यादा होती थी इस काल में। और जैसे इन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल और रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा, इसी प्रकार इन्होंने आधुनिक काल को दिया गद्य काल नाम।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल नाम दिया, क्योंकि इस काल में प्रधान प्रवृत्ति ये थी कि इस काल में विकास हुआ गद्य का, और इसी कारण इन्होंने आधुनिक काल को गद्य काल कहा। और इसकी एक और विशेषता ये थी कि कवियों और रचनाओं का विश्लेषण। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हर काल के प्रमुख कवियों और उनकी रचनाओं का आलोचनात्मक अध्ययन किया, यानी ये बताया कि उनमें क्या खासियत थी, उनकी क्या सीमाएं थी, या इसमें एक और लाइन जोड़ लीजिएगा, उनमें क्या समस्याएं थी। तो ये हुआ हमारे पहले प्रश्न का उत्तर। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भक्तिकालीन कृष्ण भक्ति धारा की विशेषताएं बताइए। जो भक्ति काल की कृष्ण भक्ति धारा थी उसकी विशेषताओं को बताइए। आइए इसके बारे में अच्छी प्रकार से जानते हैं। भक्तिकालीन कृष्ण भक्ति धारा हिंदी साहित्य की वह धारा है जिसमें कवियों ने भगवान कृष्ण को अपना आराध्य मानकर उनकी लीलाओं का गुणगान किया है। ये जो भक्ति काल की कृष्ण भक्ति धारा है ना, इसमें ज्यादातर कवियों ने भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य माना है, अपना इष्ट देव माना है, और उनकी बाल लीलाओं का बहुत ही अच्छी तरीके से गुणगान किया है। और इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कृष्ण भक्ति धारा की विशेषताएं, तो भक्तिकालीन कृष्ण भक्ति धारा की विशेषताएं इस प्रकार हैं। सबसे पहले आपको हेडिंग डाल लेनी है भक्ति का आधार या रूप। तो कृष्ण भक्ति धारा की जो कविताएं हैं वो भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति से भरी होती हैं। जैसे माँ अपने बच्चे से प्यार करती है या कोई दोस्त अपने सच्चे मित्र से करता है, कुछ उसी तरह का प्रेम इन कवियों ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति दिखाया है। अगली विशेषता है लीलाओं का गान। इसमें भगवान श्री कृष्ण के बचपन की शरारतों, जिनको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं बाल लीलाओं, राधा और गोपियों के साथ प्रेम, जिसे हम कह सकते हैं रासलीला, और उनकी माधुर्य भक्ति, माधुर्य भक्ति का मतलब होता है प्रेम से भरी भक्ति, का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। कृष्ण भक्ति धारा की अगली विशेषता है राधा के महत्व का वर्णन। इस धारा में राधा को विशेष स्थान मिला है। उन्हें श्री कृष्ण की शक्ति, प्रेमिका और भक्ति का केंद्र माना गया है, और कृष्ण भक्ति राधा के बिना अधूरी मानी जाती है। अगली विशेषता है भाषा और शैली। इस धारा के अधिकांश कवियों ने, विशेषकर सूरदास ने, अपनी रचनाओं के लिए ब्रज भाषा का प्रयोग किया, और ये ब्रज भाषा कृष्ण लीलाओं और प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए बहुत ही मीठी और उपयुक्त मानी जाती है। इस धारा की रचनाएं ज्यादातर पदों यानी गीतों के रूप में हैं, जिन्हें गाया जा सकता है। इन पदों में संगीत और काव्य का बहुत ही अद्भुत मेल है। तो ये तो हुई कुछ विशेषताएं भक्ति काल की कृष्ण भक्ति धारा की। अब इसके साथ साथ मैं आपको कुछ और चीजें बता के चलता हूं। जैसे यदि इसमें प्रमुख कवि पूछ लिए जाते हैं तो इसके प्रमुख कवि हैं सूरदास, मीराबाई और रसखान, और इसके अलावा जितने भी अष्टछाप कवि हैं वो भी इसी धारा के कवि हैं। तो सूरदास को इस धारा का शिरोमणि, शिरोमणि का मतलब होता है सबसे महान, माना जाता है। सूरदास की एक रचना है सूरसागर, और इसमें इन्होंने जिस तरह से श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और विरह का वर्णन किया है उसका कोई मुकाबला नहीं है। अब एग्जाम्पल के लिए हम इनकी कुछ पंक्तियां लेते हैं। जैसे मैया मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैन के पीछे, मधुवन मोही पठायो, चार पहर बंसी बट भटक्यो, सांझ परे घर आयो। ये पद श्री कृष्ण के बाल रूप और उनकी प्यारी शरारतों का वर्णन करता है। इस पद में पंक्तियां क्या हैं? मैया मैं नहीं माखन खायो, इसका मतलब है माँ, ये यशोदा माता से कहते हैं कि माँ मैंने माखन यानी मक्खन नहीं खाया। भोर भयो गैन के पीछे, भोर यानी सुबह सुबह, गैन से मतलब है गाय, कि तुमने तो सुबह होते ही मुझे गायों के पीछे जंगल यानी मधुवन में भेज दिया था। चार पहर बंसी बट भटक्यो, सांझ परे घर आयो, मैं दिन भर बंसी बट पर भटकता रहा और अब शाम को ही तो घर आया हूं, मैंने माखन नहीं खाया। तो कुछ इस तरह से ये पद श्री कृष्ण के बाल रूप, उनकी प्यारी शरारतों का बहुत ही मधुर तरीके से वर्णन करता है। आप चाहें तो अपने उत्तर लेखन में, अपने आंसर राइटिंग में इस तरह से कुछ पंक्तियों को शामिल कर सकते हैं। इससे आपका उत्तर काफी प्रभावशाली हो जाएगा। इसी प्रकार इस धारा के प्रमुख कवियों में नाम आता है मीराबाई का। मीराबाई की जो भक्ति है उसमें है पति भाव। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपना पति माना और उनके लिए लोकलाज छोड़कर नाचने गाने को भी तैयार रही। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पति भाव से पूजा। और इसी प्रकार इस धारा के एक और कवि हैं रसखान। इन्होंने श्री कृष्ण प्रेम में डूबकर दोहे और कविताएं लिखी, जिनमें ब्रजभूमि के प्रति इनका बहुत ही गहरा अनुराग, इनका बहुत ही गहरा प्रेम दिखाई देता है। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए प्रयुक्त विभिन्न अन्य नाम एवं नामकरण करने वाले विद्वानों के नाम लिखिए। इस क्वेश्चन में यह पूछ रहा है कि हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है उस आदिकाल के लिए अलग अलग विद्वानों ने और क्या क्या नाम दिए, उन विद्वानों के नाम लिखिए। तो देखिए, यदि ये प्रश्न अति लघु में आता है तो इसका उत्तर तो 4-5 आप नाम लिख देंगे, उससे ही हो जाएगा। लेकिन बात को समझिए ध्यान से। यदि इसी से संबंधित प्रश्न लघु में आ जाता है या दीर्घ में आ जाता है तो आपके लिए समस्या हो जाएगी। इसीलिए हम हर प्रश्न के उत्तर को काफी अच्छे से समझ रहे हैं, जिससे कि साथ ही साथ आपको लघु और दीर्घ प्रश्नों के लिए भी कंटेंट मिल सके। तो देखिए, हिंदी साहित्य के आदिकाल को अलग अलग विद्वानों ने उसकी अलग अलग प्रवृत्तियों यानी उसकी अलग अलग विशेषताओं के कारण कई नाम दिए। आदिकाल के लिए प्रयोग किए गए विभिन्न नाम और उनको नाम देने वाले विद्वान इस प्रकार हैं। सबसे पहला नाम आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को नाम दिया वीर गाथा काल।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया और इसका समय इन्होंने माना लगभग 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी। देखिए, समय काल में विभिन्न पुस्तकों में विभिन्न इतिहासकारों के अनुसार अंतर हो सकता है, तो आप बहुत ज्यादा समय काल की प्रामाणिकता पर, शुद्धि पर या इसकी ऑथेंटिसिटी पर मत जाइएगा। अगले विद्वान हैं जिन्होंने आदिकाल को नाम दिया, वो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने आदिकाल को कहा बीज वपन काल। अब इन्होंने इसको बीज वपन काल क्यों कहा? क्योंकि इनका यह मानना था कि ये काल हिंदी साहित्य रूपी वृक्ष के बीज बोने का काल था। इनका यह मानना था कि ये जो आदिकाल है, इस आदिकाल में जो हिंदी साहित्य का वृक्ष था उसका बीज बोया गया इस काल में, इसीलिए इन्होंने इसको बीज वपन काल कहा। अर्थात इस काल से इन्होंने हिंदी साहित्य की शुरुआत होना माना। अगले विद्वान है राहुल संकृत्यायन। राहुल संकृत्यायन ने आदिकाल को नाम दिया सिद्ध सामंत काल। अब इन्होंने इसको सिद्ध सामंत काल क्यों कहा? क्योंकि इस काल में सिद्धों, ये बौद्ध धर्म की एक शाखा है, और सामंतों या हम कह सकते हैं राजाओं की प्रधानता वाली रचनाएं मिलती हैं। इसीलिए पंडित राहुल संकृत्यायन ने इस काल को सिद्ध सामंत काल कहा। अगले विद्वान है डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन और रामकुमार वर्मा। इन दोनों ने आदिकाल को कहा चारण काल, क्योंकि इस काल में चारण कवियों, जहां चारण कवियों का मतलब होता है राजा की प्रशंसा करने वाले कवियों की प्रधानता थी। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसे संधिकाल और चारणकाल दोनों नाम दिए। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसे चारणकाल तो कहा ही कहा, इसके साथ साथ इन्होंने इसे संधिकाल भी कहा। अगले विद्वान है मिश्र बंधु। ये मिश्र बंधु 3 भाई हैं, तीनों एक साथ मिलकर के काव्य रचना करते थे। तो इन मिश्र बंधुओं ने इसे नाम दिया आरंभिक काल। उनके अनुसार हिंदी साहित्य का यह आरंभिक या शुरुआती काल था। इसके बाद जो अगले विद्वान है उनका नाम है बाबू श्याम सुंदर दास। इनके अनुसार इस काल की सामग्री अनिश्चित थी, अस्पष्ट थी, इसलिए इन्होंने इस काल को कहा अंधकार काल। और इसके अलावा भी और बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने इस आदिकाल को अंधकार काल कहा, क्योंकि बाबू श्याम सुंदर दास का मानना था कि इस काल की जो सामग्री है वो अनिश्चित है, अस्पष्ट है, इसीलिए उन्होंने इस काल को अंधकार काल नाम दे दिया। और इसमें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने ही इसे नाम दिया था आदिकाल, और ये आदिकाल नाम ही सबसे ज्यादा मान्य है, सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ये काल ना तो पूरी तरह से वीरगाथा काल था, ना ही पूरी की तरह से अंधकारमय था जैसा श्याम सुंदर दास ने कहा, बल्कि ये पुरानी प्रवृत्तियों से, ये पुराने ट्रेंड का एक नया रूप था। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये बात आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। आइए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सूफी काव्य धारा की मुख्य विशेषताएं लिखिए। आइए अब इस क्वेश्चन के बारे में अच्छी प्रकार से समझते हैं। सूफी काव्य धारा भक्ति काल की वह शाखा है जिसमें प्रेम को ही ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता माना गया है। ये जो सूफी काव्य धारा है भक्ति काल की, इसमें प्रेम को रास्ता माना गया है ईश्वर को प्राप्त करने का, प्रेम को ही ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता माना गया है। इसीलिए सूफी काव्य धारा को प्रेमाश्रयी शाखा भी कहते हैं। और इसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। इसकी जो सबसे पहली विशेषता है वो है प्रेम के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति की यात्रा, यानी प्रेम के द्वारा ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। सूफी कवियों ने मानव प्रेम की कहानियों के माध्यम से ईश्वर के प्रेम, ईश्वर का प्रेम होता है अलौकिक प्रेम और मानव का प्रेम होता है लौकिक प्रेम। लौकिक यानी इस लोक का, अलौकिक यानी दूसरे लोक का, जो इस लोक से परे हो। तो सूफी कवियों ने मानव प्रेम की कहानियों के माध्यम से ईश्वर के प्रेम को समझाया। और इन सूफी कवियों ने अपनी कहानियों में नायक, या जिसे आप कह सकते हैं पुरुष की आत्मा को बताया साधक या प्रेमी। सूफी कवियों ने अपनी कहानियों में वो कहानी जिनके माध्यम से इन्होंने ईश्वर के प्रेम को समझाया है, उन कहानियों में इन्होंने नायक या पुरुष को तो बताया है प्रेमी या साधक, और ईश्वर या परमात्मा को बताया है नायिका या स्त्री। और इन्होंने अपनी इस कहानी में ये बताया है कि नायक नायिका यानी ईश्वर या परमात्मा को पाने की कोशिश करता है, या नायक को माना गया है साधक या प्रेमी और ईश्वर या परमात्मा को माना गया है नायिका। उदाहरण के लिए जैसे मलिक मोहम्मद जायसी का है पद्मावत। इस पद्मावत में राजा रतन सेन पद्मावती को पाने की यात्रा करते हैं। तो यहाँ पर राजा रतन सेन को दिखाया गया है साधक और पद्मावती को दिखाया गया है ईश्वर। जिस तरह राजा रतन सेन पद्मावती को पाने की यात्रा करते हैं, इसी तरह साधक ईश्वर को पाने की यात्रा करता है। तो सूफी काव्यधारा की पहली विशेषता क्या हुई कि प्रेम के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति की यात्रा। अच्छा, यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने पद्मावत ग्रंथ में राजा का नाम रतन सेन लिखा है, जबकि राजस्थान के इतिहास में उनका नाम रावल रतन सिंह है। तो इससे कंफ्यूज मत हो जाना। सूफी काव्यधारा की अगली विशेषता है विरह या वियोग का महत्व, यानी बिछड़ने का महत्व। सूफी काव्य में मिलन यानी संयोग से ज्यादा बिछड़ने का यानी विरह को महत्व दिया गया है। भक्त अर्थात प्रेमी ईश्वर यानी प्रियात्मा के वियोग में तड़पता है, प्रेमी भक्त ईश्वर के वियोग में तड़पता है। और ये विरह की पीड़ा, ये बिछड़ने की पीड़ा ही साधक को शुद्ध करती है और ईश्वर के करीब ले जाती है, ऐसा मानना है सूफी कवियों का। आसान भाषा में यदि इसको एक सीधी लाइन में समझें तो सूफी काव्य में मिलन से ज्यादा बिछड़ने को महत्व दिया गया है, जहां भक्त ईश्वर के वियोग में तड़पता है और ये वियोग की पीड़ा ही साधक को
यानी भक्त को शुद्ध करती है और ईश्वर के करीब ले जाती है। सूफी काव्य धारा की जो अगली मुख्य विशेषता है वो है प्रबंधात्मक काव्य। देखिए प्रबंधात्मक काव्य कहते हैं लंबी कथा के रूप में जो काव्य होता है, बहुत लंबा काव्य जो होता है, कहानियों के रूप में जो काव्य होता है, उसको प्रबंधात्मक काव्य कहते हैं। सूफी कवियों की रचनाएं ज्यादातर लंबी कहानियों यानी लंबी कथाओं के रूप में लिखी गई हैं और इन कवियों ने अपने सूफी सिद्धांतों को समझाने के लिए भारतीय लोक कथाओं और प्रेम कहानियों को चुना। सूफी कवियों ने अपनी बातों को, अपने सूफी सिद्धांतों को समझाने के लिए ज्यादातर जो भारत की लोक कथाएं हैं, जो भारत की रीजनल स्टोरीज हैं और प्रेम कहानियां हैं, उनको चुना। फॉर एग्जाम्पल जैसे पद्मावत, चंदावत। और आइए इसके बाद सूफी काव्य धारा की विशेषताओं में देख लेते हैं इनकी भाषा और शैली। तो सूफी कवियों ने मुख्य रूप से अवधी भाषा, जो आज भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, इसका प्रयोग किया, अर्थात अवधी भाषा का प्रयोग किया। और अवधी भाषा को प्रेम की भाषा माना गया। इन्होंने अपने काव्य में मसनवी शैली का प्रयोग किया, जो कि एक फारसी यानी इस्लामिक साहित्य की एक शैली है। इसमें कविता की शुरुआत में ईश्वर की, पैगंबर की या उस समय के राजा की स्तुति की जाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आदिकाल को वीरगाथा काल की संज्ञा किसने दी? तो अभी हमने समझा, हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीरगाथा काल की संज्ञा दी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। शुक्ल जी ने जब उस समय की रचनाओं को पढ़ा तो उन्हें ज्यादातर ऐसी कविताएं मिली जिसमें राजाओं की बहादुरी, उनके युद्ध और उनकी लड़ाइयों का बहुत उत्साह से वर्णन किया गया था। इन रचनाओं में वीर रस सबसे ज्यादा मुख्य था और कवि अपने राजाओं की प्रशंसा करते थे और उन्हें युद्ध के लिए प्रेरित करते थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे चंद्रबरदाई ने लिखा है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो जैसी रचनाएं जिनमें राजाओं और राजाओं में भी विशेष रूप से पृथ्वीराज चौहान की वीरता की गाथाएं हैं। तो उस काल में पृथ्वीराज रासो जैसी रचनाओं की संख्या ज्यादा थी जिनमें राजाओं की बहादुरी, युद्ध और लड़ाइयों का वर्णन होता था। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा। मैं आपको यूनिट 1 के वो सारे क्वेश्चन करा रहा हूं जो पहले पूछे जा चुके हैं एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को क्या कहा? तो यदि आपको याद हो, अभी सबसे पहले प्रश्न के ही उत्तर में ये बात मैंने आपको बताई थी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल कहा है, क्योंकि आधुनिक काल से पहले ज्यादातर रचनाएं कविता यानी पद्य में होती थी। लेकिन आधुनिक काल में आकर लोगों ने अपनी बातों को, अपने विचारों को और अपने ज्ञान को सीधे सीधे निबंध, लेख और कहानियों के रूप में लिखना शुरू कर दिया। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते थे कि विचारों को सही तरीके से व्यक्त करने का सबसे सशक्त माध्यम गद्य ही है। इसलिए उन्होंने इस युग के विकास को गद्य के विकास से जोड़कर देखा और उन्होंने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल कहा। तो ये थे यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट अति लघु प्रश्न, जिनके उत्तर मैंने आपको काफी व्याख्यात्मक तरीके से दिए हैं, जो आपको लघु प्रश्नों में भी हेल्प करेंगे। अब इससे अगली क्लास में हम लघु और दीर्घ प्रश्नों को करेंगे, फिर सबसे लास्ट में हम MCQ करेंगे। यदि आपको कोई डाउट है या आपका कोई सुझाव है या कोई चीज आपको समझ में नहीं आई तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको ये क्लास कैसी लगी ये भी आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच ये क्लास देखने के लिए। अब आपसे मिलेंगे अगली क्लास में।